प्रिय छात्रों, आज हम भूगोल का भंडारा मॉडल पेपर नंबर 6 हम हल करने जा रहे हैं। बताते चलें कि इसको हमने भंडारा नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये प्रश्नों का भंडार है और इसमें आपको कई प्रश्न मिलने वाले हैं। जीके जीएस के लिए भूगोल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एनसीईआरटी का सारा सिलेबस कवर किया गया, जो कि आपकी केवीएस और केंद्रीय विद्यालय की जो परीक्षाएं होती हैं उसके साथ साथ आपको यूपी, टीजीटी, पीईटी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें लेखपाल सीरीज, यूपीपीएससी और बीपीएससी, रेलवे, अग्निवीर तथा सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाली है। इसमें भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिनके तीनों ऑप्शन पर जब हम चर्चा करेंगे तो आपके 70 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए, यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। इस पे आपको इतिहास, जीएस के से संबंधित इतिहास और राजनीति शास्त्र के भी विषय मिलने वाले हैं, इसलिए आप इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 12वीं के भूगोल में मानव भूगोल प्रमुख विषय के रूप में है। तो ये मानव भूगोल का जब भी हम अध्ययन करते हैं तो उसमें ये जो विचारधारा है इनको आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। इसमें सबसे पहली विचारधारा जो है वो निश्चयवाद की है, जिसने प्रकृति को सर्वशक्तिशाली माना है और ये जर्मन विद्वानों के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। तो कई बार ये जर्मन विद्वान ना पूछ देता है कि किस स्कूल से संबंधित है, तो स्कूल माने विचारधारा से संबंधित की बात होती है। निश्चयवाद जो है वो प्रकृति को सर्वशक्तिशाली मानता है और जर्मन विद्वान इसके प्रतिपादक रहे हैं। इनके खिलाफ में प्रकृति और मानव के बीच संबंधों के अध्ययन करना ही मानव भूगोल है। तो जब प्रकृति को सर्वशक्तिशाली जो मानते हैं वो हो गए निश्चयवादी, और जो प्रकृति को कुछ न मानते हुए मानव को सर्वशक्तिशाली मानते हैं वो हो गए संभववादी। और संभववाद के जो हैं वो लुसियन फेब्रे हैं, लुसियन फेब्रे। तो ये जो फ्रांसीसी विद्वान थे, ठीक है, फ्रांसीसी विद्वान थे। और इन दोनों लोगों की, मतलब ये फ्रांसीसी और जर्मन के दोनों लोगों के बीच बचाव का कार्य जो किया था वो निश्चयवादियों ने किया था, और ये अमेरिका से संबंधित थे, ठीक है। और यही जो है ग्रिफिथ टेलर जो थे वो अमेरिकी विद्वान थे, अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने ही नव निश्चयवाद की संकल्पना दी। और रुको और जाओ, इस जो संकल्पना है नव निश्चयवाद, इसको हम रुको और जाओ नियतिवाद भी कहते हैं। रुको और जाओ, रुको और जाओ के नाम से भी इनकी संकल्पना को जानते हैं, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। चलिए अगला प्रश्न है। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। इसमें दिया कि सिंचित क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण या अपर्दन का मुख्य कारण क्या है। निम्नीकरण से तात्पर्य है कि जब भूमि की जो उर्वरा शक्ति है जो वो समाप्त हो जाती है, मतलब भूमि क्या हो जाती है, अनुर्वर हो जाती है। तो उस स्थिति में कैसे क्या होता है कि जब अति सिंचाई करते हैं, ये जो समस्या है वो नहरों से जहाँ सिंचाई होती है उन स्थानों पर ज़्यादा प्रमुखता से पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो अधिक जल के लगने के कारण जो उसमें लवण की मात्रा है, जो खनिज लवण पाए जाते हैं जो मिट्टी में, मृदा में, ये ऊपर की तरफ चले आते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर की तरफ, मतलब मिट्टी के ऊपरी परत में आ जाने के कारण और ये जम जाने के कारण जो मिट्टी जो होती है वो लवणी हो जाती है, जिसको हम लोग यहाँ कल्लर या रेह भी कहते हैं। लवणता वाली जो भूमि है उसको हम रेह या कल्लर भी कहते हैं। और इसको दूर करने के लिए पोटास या जिप्सम का प्रयोग करते हैं। पोटास या जिप्सम के द्वारा भी दूर किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मृदा लवणता, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा अन्य ऑप्शन पे। तो भूमि वायु अपर्दन की चर्चा की जाएगी। अवनालिका अपर्दन क्या होता है कि जिन क्षेत्रों में, जैसे चंबल नदी है आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में, और यहाँ पर ये क्या करती है कि उत्खात भूमि या बैडलैंड टोपोग्राफी बनाती है, ठीक है ना, उत्खात भूमि। और इसके जो अपवाह क्षेत्र को हम अवनालिका अपर्दन, क्योंकि ये क्या करती है कि वर्षा होती है, वर्षा के कारण जो ये मिट्टी की काफ़ी परत को बहा के ले आती है, और क्या बन जाता है, ऊंचे ऊंचे टीले जो है वो गड्ढे, ऐसे गड्ढे बन जाते हैं नालियों की तरह। खेतों में मिट्टी जो है बह के प्रवाहित होने लगती है। तो ये जो ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो चंबल नदी है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अवनालिका अपर्दन के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, ये चंबल नदी है। अगला सिल्ट का जमाव की बात क्या करेगा, तो सिल्ट का जमाव का जो समस्या है वो ज़्यादा जो है वो
बांधों के पास है, ठीक है, बांध के पास में जहाँ बांध बनाए जाते हैं वहां पर सिल्ट का जमाव वाली समस्या ज्यादा पड़ती है। तो इस प्रकार हमने ऑप्शन की भी चर्चा कर ली है। आगे है, निम्न राज्यों में से कहाँ परमाणु संयंत्र जो है वो स्थापित नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार जो ऐसा राज्य है जहाँ पर परमाणु संयंत्र स्थापित नहीं है, तो इसका ऑप्शन सही जो है ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नरौरा, ठीक है, और राजस्थान में रावत भाटा, तमिलनाडु में कल्पक्कम और कुडनकुलम ये संयंत्र कार्यरत है। चलिए इसमें बताते चलें कि वर्तमान में भारत में कुल 7 राज्यों में, ठीक है ना, 7 स्टेट्स में कुल 22 रिएक्टर हैं। कुल 22 रिएक्टर मतलब परमाणु जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं वो 22 की संख्या में, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि कुल कितने राज्यों में परमाणु संयंत्र लगे हुए हैं, तो 7 राज्यों में लगे हुए हैं और इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी। तो 22 इस समय, और वर्तमान में 3 पूरे जो भारत की जो बिजली की आवश्यकता है उसका 3.1% भाग जो है ये उत्पादित करते हैं, ठीक है। और इसकी जो कुल क्षमता है वो 6,6780, यदि आप इस तरह याद रखेंगे, मेगावाट की उत्पन्न करने की क्षमता है। और ये जो 5वां जो उत्पादन करने में 5वां जो स्रोत है ये 5वें नंबर पे है। जैसे कि सबसे अधिक जो है वो ताप विद्युत उत्पन्न होता है, कोल है, ठीक है, फिर गैस है, फिर पेट्रोलियम है, इसके बाद है पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, तब जाके इसका नंबर आता है परमाणु ऊर्जा का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय शहरों में भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो ये जितने भी शहर दिए गए हैं इसमें जो वो है बिहार में वो है हाजीपुर, इसको वैशाली भी कहते हैं, और यहाँ पर सेंट्रल ईस्ट माने मध्य पूर्व, ठीक है, इसको याद रखेंगे, मध्य पूर्व का ये मुख्यालय है यहाँ पर। और सारण छपरा में जो प्रसिद्ध है वो क्या है, सारण छपरा का ही दूसरा नाम सारण है, और यहाँ पे रेलवे का जो है पहिया बनाने का कारखाना है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगले ऑप्शन में थोड़ा चर्चा कर लें। तो ये राजगीर जो है ये इसको हम, ये नालंदा जिले में है, ये बिहार के नालंदा जिले में है। यहीं पर पूर्व समय में बौद्ध काल में यहाँ पर प्रसिद्ध जो है वो विश्वविद्यालय हुआ करता था, नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारतीय शहर नहीं है। तो आप ध्यान देंगे तो अंबाला जो है वो पंजाब राज्य में है, ठीक है, पंजाब में। अमृतसर, ये दोनों अंबाला और अमृतसर दोनों पंजाब में है, और अहमदनगर जो है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र, जैसा कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र जो है कर्क रेखा के नीचे अवस्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा अहमदनगर। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये कई बार पूछा हुआ है, यूपी के पीजीटी में पूछा हुआ है, और ये अरेबिका क्या है। अरेबिका जो है वो कहवा की प्रजाति है। अरेबिका और रोबस्टा 2 प्रजातियां होती हैं। तो आप लोग काफ़ी पिए होंगे, कहवा मने काफ़ी, ये जो हम लोग काफ़ी पीते हैं ना दूध में मिला के, तो ये वही काफ़ी की बात हो रही है। तो इसकी 2 प्रजातियां भारत में उगाई जाती हैं, अरेबिका और रोबस्टा। तो बताते चलें कि अरेबिका जो है वो हल्की काफ़ी है, और ये रोबस्टा जो है वो बहुत कड़क काफ़ी होती है। तो इस समय पहले तो अरेबिका उगाई जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में इस समय 60% जो भाग है, कुल काफ़ी का 60% भाग जो रोबस्टा प्रकार की काफ़ी उगाई जा रही है भारत में। तो ये आपका एक फैक्ट और बता दें आपको कि कहवा जो है वो, कहवा का जो मूल स्थान है वो अफ्रीका में इथोपिया का पठार है, ठीक है ना, इथोपिया। अदीस अबाबा जहाँ की राजधानी है इथियोपिया। चलिए आगे है, अन्य ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। तो मसालों के लिए भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पर मसालों के उत्पादन में है। चाय के उत्पादन में भी भारत का प्रमुख स्थान है। तो चाय हम लोग उत्पादित करते हैं अधिक, और ये सारा का सारा जो है पी जाते हैं। तो उत्पादन में भी भारत का प्रमुख स्थान है। और ऊन जो है, ऊन के मामले में ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करता है ऊन का। अगला प्रश्न है, पर्वतीय ढालों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। तो इसका उत्तर सही
सोपान या सीढ़ी नुमा, ठीक है। जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ी जो ढाल होते हैं उस पे, ढालों पे ऐसे करके हम सीढ़ी नुमा जो है वो मकान को बनाते हैं। तो इस प्रकार की कृषि भी पूछेगा तो सोपानाकार, ठीक है। और यदि आवास बस्तियां भी पूछेगा तो सोपानाकार। और वृत्तीय में, वृत्तीय क्या होता है कि जैसे कोई बड़ी झील है और झील के किनारे जब लोगों का बसा हो जाता है तो इसको हम वृत्तीय आवास या बस्ती कहते हैं, ठीक है। रेखीय क्या होता है, तो सड़कों के किनारे, कोई नदी प्रवाहित हो रही है तो नदियों के किनारे, ठीक है ना, नदी के दोनों तटों पर लोग आके रहने लगते हैं तो ये रेखीय। तो सड़क के किनारे हो गया और नदियों के किनारे हो गया। और इसके बाद यदि पूछा जाए तो रेलवे लाइन होती है, तो रेलवे लाइन के भी किनारे जो बस्तियां होती हैं वो रेखीय प्रकार की बस्तियां होती हैं। आयताकार कहाँ होता है, तो जहाँ पे सड़कें एक दूसरे को ऐसे काटती हैं, तो इन जो चौराहे होते हैं तो इन चौराहों के आसपास कौन सी बस्ती बनती है, ये जो होती है आयताकार बस्ती बनती है। इसी प्रकार आप लोग बस्तियों के बारे में, बस्तियों की संरचना के बारे में भी आप लोग जान सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और शब्दों का बड़ा ही विशेष प्रयोग किया था, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला, सघन जनसंख्या, जनसंख्या का वितरण जो है दो प्रकार का होता है, एक सघन होता है और एक विरल होता है। तो कुछ ऐसे जो जलवायु या भौगोलिक दृष्टि से जो बहुत ही विषम क्षेत्र होते हैं उन जगहों पे जनसंख्या जो है वो कैसी पाई जाती है, तो विरल पाई जाती है। विरल माने वहाँ पर बहुत कम लोग पाए जाते हैं। और सघन का मतलब होता है जहाँ काफ़ी सुविधाएं होती हैं, लोग वहाँ पर आके बसना प्रारंभ करते हैं या पहले से भी बसाव वहाँ पर मिलता है। तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र पूछ रहा है। तो आप ध्यान देंगे इसमें ये जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन में ही हमको चर्चा करना है। यदि इन ऑप्शन के अलावा यदि एक अन्य ऑप्शन रहे कि मानसूनी, तो मानसूनी वाला जो है सबसे उत्तम इसका ऑप्शन होगा। लेकिन क्योंकि दिए गए क्षेत्रों पर चर्चा करना है तो ये मरुस्थली भाग है, यहाँ पर जल की बहुत ही कमी होती है, इसलिए यहाँ पे भी लोग नहीं रहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र, यहाँ पर तापमान बहुत कम होता है, माइनस में होता है, यहाँ बर्फ पड़ी रहती है, इसलिए भी ये क्या है, विरल जनसंख्या के क्षेत्र है। और इसमें देखिए ये दो ऑप्शन जो है इसी में कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन दिया है, तो इसमें ध्यान देंगे भूमध्य रेखीय। भूमध्य रेखीय का मतलब होता है कि जो पृथ्वी है और पृथ्वी के जो मध्य भाग से जो 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है इस पर जो आवास होता है वह कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर साल भर क्या होती है, तापमान भी उच्च होता है और हमेशा बारिश होती है, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे बहुत हाई ह्यूमिडिटी होती है और यहाँ पर बहुत ही घने जंगल और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे आप अमेजन बेसिन का नाम सुने होंगे, यहाँ पर अफ्रीका में कांगो बेसिन का नाम सुने होंगे, ये जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जब भूमध्य सागरीय की बात की जाएगी तो ये बहुत अच्छी जलवायु का क्षेत्र है, जो कि भूमध्य सागर के दोनों तरफ, मतलब अफ्रीका और अफ्रीका के साथ में, अफ्रीका के और यूरोप में, दोनों ही महाद्वीपों में जनसंख्या पाई जाती है। ये भूमध्य सागर वाला जो एरिया है, देखिए ये अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका है, और ये क्या है, यूरोप है। और अफ्रीका और यूरोप के बीच में ये वाला जो हिस्सा है ना, ये प्राचीन सभ्यता के केंद्र, ये आप लोग नाम सुने होंगे रोमन और यूनानी। तो ये बहुत पहले से यहाँ पर बस्तियों का बसाव है, माने मानवीय बसाव मिलता है। तो यही जो है वो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यदि इसमें एक बताया ना कि मानसूनी यदि ऑप्शन रहे तो मानसूनी ही सही होगा, लेकिन अभी क्या है मानसूनी नहीं है, तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है इसके लिए सही ऑप्शन है। आगे इसमें आने चर्चा करते हैं थोड़ा। अटाकामा जो डेजर्ट है ये कहाँ है, तो ये दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका, ये जो ऐसे दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी हिस्सा है ये चिली देश में पड़ता है, चिली देश में। और ये सैंटियागो, चिली की राजधानी कहाँ है, सैंटियागो है। अटाकामा मरुस्थल जो है इसी में प्रसिद्ध है। और ये जो है सोडियम नाइट्रेट के जमाव के लिए, नाइट्रेट, ठीक है ना, नाइट्रेट के जमाव के लिए प्रसिद्ध है, सोडियम नाइट्रेट, ये भी आया हुआ प्रश्न है। तो 12वीं के जो छात्र हैं वो प्रथम दृष्टया ऑप्शन पर गौर करेंगे, क्योंकि मैं इसकी ज़्यादा व्याख्या इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें जो अन्य जो टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थी हैं वो भी, उनको भी लाभ हो सके। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होगा, ठीक है ना, भूमध्य रेखीय क्षेत्र नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यमुना नदी के स्थित शहर है, तो अब बता दें कि यमुना नदी के किनारे जो है वो आगरा है, ये यमुना नदी के किनारे है। शेष जो तीनों क्षेत्र हैं वो गंगा नदी के किनारे के क्षेत्र हैं। अगला ऑप्शन है
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा चावल के उत्पादन में भारत में सर्वोच्च स्थान पे। तो चावल के उत्पादन में ये जो है पश्चिम बंगाल है, और दूसरे स्थान पे जो है वो बिहार है, तीसरे स्थान पे जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो अब ध्यान देंगे इसमें क्या है ना कि पश्चिम बंगाल में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अमन, औस और बोरो चावल की जो है वो 3 प्रजातियां, मतलब एक साल में 3 बार चावल की प्रजातियां उगाई जाती हैं, चावल उगाए जाते हैं इसलिए। मध्य प्रदेश जो है वो दलहन के लिए प्रसिद्ध है, दलहन मन दाल से संबंधित दलहन के लिए, और सोयाबीन के लिए दाल और सोयाबीन के लिए ये मध्य प्रदेश है वो दोनों का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश की बात आती है तो गेहूं और गन्ना के लिए ये भारत में प्रथम स्थान रखता है। अगला प्रश्न है कि जमशेदपुर लोहा इस्पात उद्योग किस राज्य में है। तो जो बताते चलें कि जमशेदपुर ये जो है झारखंड में, जमशेदपुर और बोकारो ये दोनों स्थानों पर क्या है, स्टील का प्लांट है। जमशेदपुर जो प्लांट था 1907 में खारकेई नदी के किनारे लगाया गया था, और 1911 से यहाँ पर उत्पादन प्राप्त हो रहा है। और जमशेदपुर को यहाँ पर ये जो टाटा जमशेद जी टाटा थे, इन्होंने इसकी नींव रखी थी। बिहार में कोई भी लोहा इस्पात का उद्योग नहीं है। और छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ में जो भिलाई है, भिलाई जो कि दुर्ग जिले में भिलाई स्टील प्लांट जो कि SAIL सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। और भिलाई जो है वो रूस के सहयोग से यहाँ का कारखाना स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है। प्रतिकर्ष का मतलब जिसके कारण लोग जो है वो एक स्थान को छोड़ के जाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो बेरोजगारी होगा। शेष ये जो तीनों दशाएं हैं क्या है, ये तीनों दशाएं जो है वो ये प्रवास के आकर्षक कारक हैं, ठीक है ना। तो इसको भी आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या आसियान मतलब होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का, ठीक है ना। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना जो है वो बैंकॉक में हुई थी। कहाँ हुई थी, थाईलैंड की राजधानी जो है वो बैंकॉक में 8 अगस्त 1967 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता में, जकार्ता जो कहाँ है, इंडोनेशिया में। वर्तमान में इसमें कितने देश हैं, तो कुल 10 देश हैं। और एक देश जो है वो अभी तिमोर द लेस्टे, जिसको हम पूर्वी तिमोर के नाम से जानते थे, इसको सैद्धांतिक रूप से अभी मान्यता दी गई है। अभी इसका ये सदस्य पूर्णकालिक सदस्य नहीं बन पाया। तो अभी इसमें कितने देश हैं, तो 10 देश हैं। चलिए अन्य ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। तो काठमांडू क्या है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। और यहाँ क्या है, यहाँ पर दक्षेस, ठीक है, दक्षिणी एशियाई देशों का जो संगठन है उसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। तो कोलंबो क्या है, श्रीलंका की राजधानी है, ठीक है ना। कोलंबो जो है श्रीलंका की राजधानी है। और श्रीलंका को पूर्व का या मोतियों का देश भी कहते हैं। चलिए अगला है, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ठीक है ना। पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है, तो इसमें ध्यान देंगे 2 बात दिया है, थोड़ा सा इसकी भी हम लोग चर्चा करते चलें। तो आप अमेरिका का जो आप नक्शा देख रहे होंगे, तो दोनों अमेरिका के बीच में ये जो मध्य अमेरिका का जो हिस्सा है, ठीक है, यहीं पे पनामा नहर है, ठीक है ना, पनामा देश है। और ये इस साइड में क्या है, ये इस साइड में आंध्र महासागर है, या जिसको हम अटलांटिक महासागर भी कहते हैं, ठीक है ना। और इधर क्या है, प्रशांत महासागर है। अब ध्यान देंगे इसमें ऑप्शन की बात की जाए तो आंध्र या अटलांटिक की बजाय यदि यहाँ पे एक छोटा सा स्थान, मतलब ये जो बड़ा जल का क्षेत्र है इसी में छोटे भाग, इसको हम कहते हैं कैरेबियन सागर, ठीक है ना। तो कई बार ऑप्शन दे सकता है आपको कि पनामा नहर किस किस को जोड़ती है, तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसका सही उत्तर तो ये होगा, लेकिन अटलांटिक महासागर की जगह पे क्या है, कैरेबियन सागर भी आप दे सकती है। ध्यान देंगे तो पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को भी जोड़ती है, ये भी कह सकता है, या कैरेबियन सागर प्रशांत महासागर को भी कह सकती है। और पूछता है कि प्रशांत महासागर का द्वार क्या है, तो पनामा नहर है। और यहीं पे एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जिसका नाम है कोलोन, ठीक है ना। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि कोलोन बंदरगाह जो है वो किस नहर पे स्थित है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। तो भारत में ध्यान देंगे भूगोल को दो भागों में बांट दिया गया। सबसे पहले जो है वो जो भूगोल हुआ करता था, लोग पृथ्वी के अध्ययन, पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों का अध्ययन करते थे, जिसको हम भौतिक भूगोल कहते हैं। बाद में यह चर्चा होने लगी कि ये पृथ्वी पर केवल पृथ्वी का अध्ययन करने से काम नहीं चलेगा, इसमें मानव जो है वो प्रमुखता से मानव को भी स्थान दिया जाना चाहिए। तो दूसरी शाखा जो है वो मानव भूगोल के रूप में हो गया। और इसी को हम क्या कहते हैं, भूगोल का दो हिस्सों में, ठीक है ना, पहला भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल के रूप में बढ़ जाना ही भूगोल में क्या कहलाता है, द्वैतवाद कहलाता है। भूगोल में द्वैतवाद कहलाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो जर्मन विद्वान बर्नहार्ड वारेनियस के द्वारा हुई थी, ठीक है ना। बर्नहार्ड वारेनियस ने एक किताब लिखा था जिस किताब का नाम था ज्योग्राफिया जर्नलिज, ठीक है। तो उस समय से ही भूगोल जो है वो दो हिस्सों में बट गया, एक था भौतिक भूगोल, दूसरा था मानव भूगोल। तो ये जो अन्य तीन ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, ये कृषि भूगोल और वाणिज्यिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, ये तीनों जो है वो मानव भूगोल की शाखा है, जबकि भौतिक भूगोल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भौतिक भूगोल, ठीक है ना, नहीं है मतलब भौतिक भूगोल, और ये अन्य जो है वो इसकी शाखाएं। निम्न आयु वर्ग में से कौन सा निर्भर जनसंख्या, निर्भर जनसंख्या मतलब जिसको कार्य करना अलाउ नहीं है, हालांकि लोग काम करते हैं लेकिन 14 वर्ष के नीचे। ध्यान देंगे 14 वर्ष की जनसंख्या जो है वो भी निर्भर है, वही निर्भर है, ठीक है ना। 15 वर्ष से लेके 15 वर्ष से 59 वर्ष तक के जो लोग हैं वो कार्यशील माने जाते हैं। 60 वर्ष से ऊपर, 60 से ऊपर जो है वो निर्भर हो गई, और 14 से नीचे भी निर्भर कहलाएगी, ठीक है ना। तो 14 से नीचे धन 60 से ऊपर जनसंख्या जो होती है इसको हम निर्भर जनसंख्या कहते हैं। ये दूसरे पे आश्रित रहती है। ध्यान देंगे अभी अगला प्रश्न है कि 2011 के अनुसार जो है वो मानव का विकास, भारत का मानव विकास सूचकांक था, इसको हम HDI भी कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये जो था 134वें स्थान पे था। अब इस समय वर्तमान में 2022 में भी जो गणना हुई लेटेस्ट, इसमें ये क्या हुआ है, 132वें स्थान पे आ गया है। ध्यान देंगे यदि 11 में कहा तो ये 134 हो गया। यदि आपसे 2016 से लेके 2019 तक की बात करेगा, 2016 से 2019 तक, तो इसमें जो होगा 131वां स्थान आएगा। ध्यान देंगे अभी जो लेटेस्ट जो आंकड़ा है वो 132 है। इसको जारी करने वाली जो संस्था है वो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसको जो शुरुआत करने वाले थे वो थे महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, और इसमें भारत के जो अमर्त्य सेन थे उन्होंने भी योगदान दिया था, ठीक है। बॉक्साइट अयस्क है किसका, तो बॉक्साइट हम जानते हैं कि जो अयस्क का मतलब होता है कि जो खनिज जिससे शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है, तो कच्ची जो सामग्री होती है, जो कच्चे खनिज होते हैं उसको अयस्क कहते हैं, और इसका सही उत्तर होगा एल्यूमिनियम। लोहा के चार आप जानते ही हैं, सबसे शुद्ध जो लोहा का अयस्क है वो है मैग्नेटाइट। सबसे शुद्ध जो कोयला है वो है एंथ्रेसाइट। अभ्रक के उत्पादन में भारत का जो है वो विश्व में प्रथम स्थान है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बता दें विश्व में जो वो है भारत है, वो विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रथम स्थान है उत्पादन में, और निर्यात में क्या है, निर्यात करने में इसका स्थान जो है वो द्वितीय स्थान है। अगला प्रश्न है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, चीनी के उत्पादन में यदि बात की जाएगी तो दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। देखिए इस प्रश्न की चर्चा अभी काफी हुई थी, तो देखिए प्रशांत से कैरेबियन को, प्रशांत से अटलांटिक को, भी हमने जो बताया था आपको, इसका उत्तर जो होगा ख और ग दोनों होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बंदरगाह जो है भूमध्य सागर हिंद महासागर मार्ग पर कौन से स्थित नहीं है। तो बताते चले आपको कि ये जो भूमध्य सागर और हिंद महासागर मार्ग में जो कौन सी नहर आती है बीच में, सुएज नहर आती है। इसका जो शुरुआत था वो 1869 में हुआ था। मिस्र देश का इस नहर पर पूरा अधिकार है। तो एक और मिस्र में जो अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह है, अलेक्जेंड्रिया, यह भी पूछा हुआ प्रश्न है, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह कहाँ है,
तो ये मिस्र में है। तो इसमें ध्यान देंगे पोर्ट सईद ये भी मिस्र में है, ये भारत में है, हिंद महासागर में स्थित है, और कोलंबो भी हिंद महासागर में। ये कोलोन जो है ये पनामा नहर पर स्थित है। अभी हम आपसे चर्चा हुई थी पनामा नहर के बारे में, तो ये तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोलोन। ठीक है, शेष तीनों जो बंदरगाह हैं वो इस मार्ग पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कोयला खदान में से कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो जानते हैं कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, कोरबा की जो खान है। अन्य ऑप्शन पर चर्चा करते हैं तो सिंगरौली जो है वो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, लेकिन इसका जो हिस्सा ज़्यादा है वो मध्य प्रदेश में है सिंगरौली का। और सिंगरेनी जो है ये पहले के आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन अब ये बंटवारे के बाद ये क्या है, ये तेलंगाना में है। ठीक है ना। और आपको बताते चलें कि ये जो गोदावरी नदी है, गोदावरी और प्राणहिता नदी के मध्य में ये स्थित वो बेसिन है, तो ये तेलंगाना में है। वर्तमान में सिंगरेनी जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है, और तेलंगाना की राजधानी जो है वो हैदराबाद है। रानीगंज क्या है? रानीगंज भी यहाँ भी कोयले की खान है, और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ पर प्रलेखित प्राचीनतम नगरी पाई गई है? तो आपको बता दें कि मेसोपोटामिया, ये जो इराक पहले के स्थान पर इराक होगा तो 5000 साल की यहाँ पर पुरानी है, 5000 ईसा पूर्व यहाँ पर है। ये 2500 वर्ष बीसी का है ये क्षेत्र। वांगहो जो है वो 4000 बीसी का क्षेत्र है, और ये जो है 3100 बीसी का क्षेत्र है। तो इसमें सबसे पुराना जो है मेसोपोटामिया होगा। मेसो मतलब होता है मध्य, पोटा मतलब होता है क्षेत्र, मिया मतलब होता है नदी। तो दजला और फरात नदी, दजला और फरात नदी का जो के मध्य का जो क्षेत्र था उसी को मेसोपोटामिया कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कैनबरा किस महाद्वीप या देश में स्थित है? तो कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का ये जो हिस्सा है, ये जो सबसे सघन बसा हुआ हिस्सा यही है, दक्षिण पूर्वी हिस्सा। तो इसी में ये कैनबरा भी यहाँ पर स्थित है। पश्चिम वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा ये मरुस्थल का भाग है। ठीक है, कुछ जो थोड़ा बहुत इधर भी जो ऑस्ट्रेलिया में जो जनसंख्या का संकेंद्रण है ये दक्षिण पूर्वी हिस्से में पाया जाता है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। मेगा सिटी की जनसंख्या कितनी होती है? मेगा सिटी की जो जनसंख्या होती है वो होती है 10 मिलियन। 10 मिलियन कहने का मतलब 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो 10 गुणे 10 लाख होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 100 लाख, अर्थात 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है ना। तो यदि इस तरह के प्रश्न आते हैं तो ये 1 करोड़ की जनसंख्या वाले क्षेत्र को हम कहते हैं, शहर को मेगा सिटी कहते हैं। भारत में 3 ही शहर हैं, मुंबई, दिल्ली और 2011 की जनगणना के अनुसार ये केवल 3 ही जो महानगर थे, इनकी जनसंख्या जो 1 करोड़ से ऊपर थी। लेकिन वर्तमान में 2021 में उम्मीद बन रहा है कि चेन्नई और बेंगलोर भी इसमें जुड़ जाएंगे। 2030 तक जो है वो हैदराबाद भी इसमें जुड़ के 1 करोड़ हो जाएगा। तो अभी क्या है, भारत में देखा जाए तो 3 मेगा सिटी हैं, यदि 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जाए तो। चलिए अब आगे बात करते हैं मिलियन जो सिटी है। तो 2001 में जो 10 लाख से ऊपर जो शहर थे वो 35 थे, और 2011 में यह भी आया हुआ प्रश्न है 2011 में कितने हो गए, इसी का उल्टा 53 हो गए हैं 10 लाख वाले शहर। तो आशा करते हैं कि ये आपका 25 प्रश्नों का ये सेट यहाँ समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। जिन प्रश्नों को आपको देखने में परेशानी है उसको कृपया दोबारा रुक के आप देख लें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो आपको मेहनत किया जा रहा है उसका भी फल हमको भी मिले और आपको भी मिलता रहे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अन्य छात्रों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।